पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट लोक देवता हमारे कौन से हैं? पाबूजी राठौड़। अब कल हमने बात की थी कि हम सबसे पहले किसी लोक देवता को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके उपनामों की ओर जाते हैं कि इस लोक देवता को किस उपनाम से जाना जाता है। जैसे हमने रामदेव जी की बात की थी, रामदेव जी को राम सा पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं, रूणी चिरा धड़ियां कहते हैं, लीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं। तो पाबूजी राठौड़ है, इनके क्या क्या उपनाम है? देखो, पाबूजी राठौड़ को कहते हैं ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता हम पढ़ रहे हैं पाबूजी राठौड़ के उपनाम। ऊंटों के देवता, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में ऊंटों के देवता कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो वो है पाबूजी राठौड़। इसके अलावा इन्हें कहते हैं गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता, इन्हें ही कहते हैं प्लेग देवता। प्लेग रक्षक देवता। ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। गोरक्षक अर्थात गायों के रखवाले। तो गायों के रखवाले, गायों की रक्षा करने वाले, वैसे तो कई लोग देवता आते हैं, हमारे गोगा जी भी इसमें आते हैं, तेजा जी भी आते हैं। तो जिन जिन देवताओं ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया वो थे गोरक्षक। प्लेग रक्षक देवता, एक प्लेग रोग होता है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। कहते हैं कि इस प्लेग के रक्षक देवता भी कौन है? पाबूजी राठौड़ है। तो ये आसान उपनाम है। देखो, ऊंटों की देवता, प्लेग रक्षक देवता और गोरक्षक देवता, ये सब उपनाम किसके हैं? पाबूजी राठौड़ की। तो ये तो बात हो गई हमारी इनके उपनामों की। नेक्स्ट ऐसा करते हैं इनका जन्म। पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1239 ईस्वी। पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? वो हुआ था कोल्लूमंड गांव में। और ये कोल्लूमंड गांव कहां पड़ता है मित्रों? ये कोल्लूमंड गांव पड़ता है जोधपुर में, फलोदी तहसील जोधपुर। तो पाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कोल्लूमंड पड़ता है जोधपुर में। इस कोल्लूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अवतार। जो पाबूजी राठौड़ है ये किन के अवतार हुए हैं? पाबूजी राठौड़ है वो किन के अवतार हुए हैं? तो पाबूजी राठौड़, कल हमने देखो 4 लोक देवताओं की चर्चा की थी जो किसी न किसी के क्या हुए हैं? अवतार हुए हैं। तो 4 लोक देवताओं की एक साथ चर्चा की थी हमने। उनमें सबसे पहले बताया था कल रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी हैं वो किसके अवतार थे भाई? तो रामदेव जी किसके थे भाइयों? कृष्ण के अवतार थे। उसके बाद में हमने बात की थी पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी किसके अवतार थे बताओ? तो पाबूजी थे लक्ष्मण के अवतार। किसके थे? लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं। इसके बाद में देवनारायण जी के बारे में बताया था मैंने, विष्णु के अवतार थे। और ऐसे देवता जो राजस्थान में शेषनाग के अवतार थे वो कौन थे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेषनाग के अवतार कौन थे? वीर कलाजी राठौड़। तो वीर कलाजी राठौड़ थे शेषनाग के अवतार। तो 4 देवता जो अवतार हुए थे उनकी चर्चा की थी हमने। तो हम बात कर रहे हैं पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी अवतार किसके हुए हैं? लक्ष्मण के अवतार हुए हैं। किसके अवतार हुए? पाबूजी लक्ष्मण के अवतार हुए हैं। इसके बाद में ये अवतार हुए लक्ष्मण के। ये वंशज किसके थे? पाबूजी राठौड़ है वो वंशज किसके माने गए? तो मारवाड़ का आप इतिहास पढ़ते हो तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ में राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? तो राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंह। राव सिंह। इस राव सिंह के वंशज कौन है? पाबूजी राठौड़ इसी के वंशज माने गए हैं। इनके पिता का नाम था धानदलजी राठौड़। धानदलजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के पिताजी कौन थे? धानदलजी राठौड़। धानदलजी राठौड़ किसके भाई थे? ये थे धुवर जी के भाई थे। धुवर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कर्नाटक से नागणची माता की मूर्ति लाकर स्थापित की थी नागाना गांव बाड़मेर में। यानी ऐसी देवी जिसकी प्रतिमा काष्ठ की है वो कौन सी है? नागणची माता। उस नागणची माता की वो काष्ठ की प्रतिमा है। वो काष्ठ की प्रतिमा कौन लेकर आए थे? इस धानदल जी के भाई कौन थे? धुवर जी थे। वो धुवर जी लेकर आए थे कर्नाटक से। तो ये धानदल जी उसी धुवर जी के भाई थे। और धानदल जी का पुत्र कौन हुआ था? पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी माता। पाबूजी राठौड़ की माता का क्या नाम था भाई? इनकी माता का नाम था कमला दे।
बाबूजी राठौड़ की माता कौन थी? कमला दे। कमला दे इनकी माता थी। इनकी पत्नी, हाँ, बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था बताओ भैया? तो उसका नाम था फूलन दे। क्या था? फूलन दे। इसी फूलन दे को कहते हैं सुप्यार दे। क्या कहते हैं? सुप्यार दे। फूलन दे या सुप्यार दे। देखो इन पत्नियों का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कल हमने चर्चा की थी रामदेव जी की, तो बताओ रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था भाई? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। और आज हम पढ़ रहे हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था? फूलन दे या सुप्यार दे। और ये फूलन दे या सुप्यार दे भी अमरकोट की थी। और अमरकोट कहां पड़ता है? हमारे पाकिस्तान में पड़ता है लगभग। और पाकिस्तान के जो सोडा राजपूत थे सूरज सिंह, सोडा राजपूत थे सूरज सिंह, और सूरज सिंह की बेटी कौन थी? ये फूलन दे। और पाकिस्तान के ही अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की बेटी कौन थी? नेतल दे थी। और नेतल दे कौन थी? रामदेव जी की पत्नी थी। तो हम पढ़ रहे हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ की पत्नी कौन थी? फूलन दे या सुप्यार दे, जो अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राजपूत सूरज सिंह की बेटी थी। अब इंपॉर्टेंट आता है इनकी घोड़ी का नाम, कि इनके पास एक घोड़ी थी। और इस घोड़ी की कथा पढ़ेंगे आगे हम, कि बाबूजी राठौड़ के पास जो घोड़ी थी, इस घोड़ी का क्या नाम था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का क्या नाम था भाई? केसर काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में। जो काले रंग की घोड़ी थी, ये केसर काल में घोड़ी है, वो किस लोक देवता की थी? बाबूजी राठौड़ की। तो आपको जो लोक देवताओं के वाहन आते हैं कि कौन से लोक देवता का वाहन क्या था, तो इनकी घोड़ी केसर काल में थी। और कल हमने पढ़ा था रामदेव जी। तो रामदेव जी के जो घोड़ा था उसको क्या कहते थे? लीला कहते थे, लीले घोड़े वाले बाबा। लेकिन उसका रंग कैसा था? सफेद रंग था। और केसर काल में घोड़ी कैसी थी? काले रंग की थी। तो ये देखो नॉर्मल सामान्य जानकारी इनके बारे में। इसके बाद में की थोड़ी खता का अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए सामान्य जानकारी देखो, बाबूजी राठौड़ पढ़ रहे हैं। इनके उपनाम बताओ क्या क्या है? ऊंटों की देवता है, गोरक्षक देवता है, और प्लेग रक्षक देवता है। इनका जन्म 1239 ईस्वी कहां पर हुआ भाई? कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ। ये बाबूजी राठौड़ किसके अवतार हुए हैं? लक्ष्मण के अवतार हुए हैं। किसके वंशज थे ये? रावसिया, जो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष था, इसी के वंशज जो है बाबूजी राठौड़। इनके पिता का नाम क्या था बाबूजी के? धांधल जी राठौड़, जो दूर जी के भाई थे। इनकी माता का नाम बताओ? माता का नाम था कमला दे। और पत्नी का क्या नाम था? फूलन दे या सुप्यार दे। कहां की थी? अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राजपूत सूरज सिंह की बेटी थी। इनकी जो काली घोड़ी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबूजी की घोड़ी का नाम बताओ? तो बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसरे कालमी। तो ये सामान्य जानकारी है। अब हम इनकी थोड़ी सी छोटी सी कथा का अध्ययन करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, और क्लास का आनंद उठाइए। और जितना डीपली होगा, जितने गहराई में क्वेश्चन बनेंगे आपके कला एवं संस्कृति में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। कहीं से आपको अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, अब देखो बाबूजी राठौड़ की छोटी सी एक कथा पढ़ते हैं। देखिए, जो केसर काल में घोड़ी है, इसके बारे में। एक नगर था कोलूमंड। ये कोलूमंड नगर कहां पड़ता है भाई? सबको पता है, जोधपुर में पड़ता है। कोलूमंड नगर कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और इस कोलूमंड नगर में एक महिला रहती थी। महिला का नाम था देवली चारणी। कोलूमंड नगर में एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम था भाई देवली चारणी था। और इसी देवली चारणी के पास एक घोड़ी थी। घोड़ी का नाम क्या था? केसरे कालमी। कोलूमंड जोधपुर में एक महिला रहती थी देवली चारणी, और इसके पास जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था? केसर कालमी। और ये केसर कालमी जो घोड़ी है वो इतनी सुंदर घोड़ी थी कि इस केसर कालमी घोड़ी को देखने के लिए मारवाड़ के आसपास से जो जागीरदार लोग हैं वो 15-15 कोस से पैदल चलकर इस घोड़ी को देखने के लिए आते थे। और इस घोड़ी को लेने के लिए इस देवली चारणी से कहते थे कि देवली, ये घोड़ी है वो हमें दे दे, और बदले में जितना तुझे पैसा चाहिए या धन चाहिए वो ले ले, और ये घोड़ी हमें दे दे।
तो मारवाड़ के सारे जागीरदार इस घोड़ी को पाने के लिए इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, लेकिन देवली चारनी है ये घोड़ी किसी को नहीं देती है और सारे वापस लौट जाते हैं। अब इसकी घोड़ी का पता चलता है एक जायल का जागीरदार था। जायल कहां पड़ता है भाइयों? जायल पड़ता है नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर में। इस जायल का एक जागीरदार था, उसका नाम था जिंदराव खिंची। जायल नागौर का जागीरदार कौन था? जिंदराव खिंची। और ये जिंदराव खिंची है वो पाबूजी का क्या लगता था? पाबूजी का लगता था बहनोई। क्या लगता था? बहनोई। अर्थात पाबूजी की बहन के साथ इसकी शादी हुई थी। किसकी? जिंदराव खिंची की। तो जिंदराव खिंची है वो पाबूजी का बहनोई था। और ये कहां का जागीरदार था? ये था जायल नागौर का जागीरदार था। अब इस जायल के जागीरदार जिंदराव खिंची को जब इसका पता चलता है कि मारवाड़ में कोलूमंड में इस देवली चारनी के पास इतनी सुंदर घोड़ी है केसर काल में, तो ये जायल से चलकर कहां आता है? कोलूमंड। और कोलूमंड में आकर इस केसर काल में को घोड़ी को देखता है और देखते ही कहता है ये इतनी सुंदर घोड़ी है कहां से आई? इस घोड़ी को तो मैं ले जाऊंगा, जायल ले जाऊंगा। और ये जिंदराव इस देवली चारनी को कहता है कि देवली, ये जो तेरी केसर काल में घोड़ी है वो घोड़ी तो तू मुझे दे दे। लेकिन देवली चारनी कहती है नहीं, मैं मेरी घोड़ी किसी को नहीं दूंगी। तो ये जिंदराव कहता है कि इस घोड़ी पर तो मेरा अधिकार है, चाहे धन से लेनी पड़े चाहे मुझे बल से लेनी पड़े, लेकिन ये घोड़ी तो मैं ही लूंगा। तो देवली कहती है नहीं धन से दूंगी, नहीं बल से दूंगी, ये घोड़ी मैं किसी को नहीं दूंगी। तो इस प्रकार ये जब देवली मना कर देती है तो जिंदराव खिंची है यहां से रुष्ट होकर वापस कहां चला जाता है? जायल चला जाता है। अब जायल चला जाता है और देवली चारनी क्या है? इसकी उम्र भाई बढ़ती जाती है दिन दिन। और इसके पास थी गाय और ये गायें चराती थी, गायें रखती थी। कौन? देवली चारनी। अब देवली चारनी ने सोचा भाई मैं अबला स्त्री हूं, अकेली स्त्री हूं और मैं क्या है गायें रखती हूं और मुझे मेरी गायों का कोई रखवाला चाहिए। कोई मेरे पर आक्रमण कर दे या मेरी गायों पर आक्रमण कर दे, इसलिए कोई ना कोई मेरी रक्षा करने वाला होना चाहिए। अब इसलिए देवली चारनी ने क्या सोचा कि क्यों न मैं मेरी केसर काल में घोड़ी है वो किसी एक भले मनुष्य को दे दूं ताकि मुझे उसके बदले में कोई वचन मिल सके सुरक्षा का। तब इस देवली चारनी ने क्या किया? ये केसर काल में घोड़ी है, इसके लिए उसे उपयुक्त कौन लगा? पाबूजी राठौड़ है वो उपयुक्त लगे। अब देवली चारनी ने क्या किया? ये घोड़ी केसर काल में है, पाबूजी को संभला दी। लेकिन उसने वचन मांगा पाबूजी से। क्या मांगा? कि पाबूजी आप मुझे वचन दो कि मैं आपको केसर काल में घोड़ी तो दे रही हूं लेकिन मैं गायें चराती हूं, कोई मेरी गायों पर आक्रमण कर दे या मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो मेरी रखवाली कौन करेगा? तो फिर पाबूजी राठौड़ ने वचन दिया कि देवली चाहे तेरे ऊपर आक्रमण हो चाहे तेरी गायों पर आक्रमण हो, सबसे पहले पाबू हाजिर होगा। तो पाबूजी ने यह वचन दिया कि मैं तुम्हारी सुरक्षा का वचन देता हूं। इस प्रकार वचन देकर पाबूजी ये घोड़ी है कोलूमंड के ले जाते हैं और देवली चारनी से घोड़ी लेकर कौन? पाबूजी चले जाते हैं। अब होता क्या है? समय बीत जाता है थोड़ा थोड़ा और पाबूजी का है वो विवाह तय हो जाता है, शादी तय हो जाती है। किसके साथ? फुलंदे के साथ। फुलंदे के साथ पाबूजी की शादी तय हो जाती है। हाँ, अब आपको पता है जब शादी तय हो गई पाबूजी की तो पाबूजी निमंत्रण देंगे अपने बहनोई को, देंगे भाई अपने बहनोई कौन? जिंदराव खिंची को निमंत्रण देंगे। अब बाबूजी है एक संदेश वाक भेजते हैं। कहां भेजते हैं? जायल। एक संदेश वाक कहां भेजते हैं? जायल भेजते हैं। और जायल भेजते हैं इस संदेश वाक को कहते हैं कि जाओ मेरे बहनोई को कहकर कि आपके जो साले साहिब है बाबूजी उनका रिश्ता तय हो गया और उनका विवाह तय हो गया है और आपको शादी में आना है। अब यह संदेश वाक है कोलूमंड से कहा जाता है जायल। जायल जाकर इस जिंदराव खिंची को कहता है कि आपके जो साले साहिब है बाबूजी उनका विवाह तय हो गया और आपको शादी में आना है। और ये जिंदराव खिंची है, इसको पहले पता चल गया था ये घोड़ी है केसर काल में किसके पास आ गई? बाबूजी के पास आ गई। इसलिए जिंदराव खिंची है वो बाबूजी से क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा था। भाई ये घोड़ी तो मेरी थी और इस घोड़ी पर मैं अपना अधिकार समझता था और ये घोड़ी किसके पास चली गई? ये तो बाबूजी के पास चली गई। इसलिए इसने क्या किया? जिंदराव खिंची ने गुस्से में आकर जो संदेशवाक आया था, कहां से? कोलूमंड से चलकर आया था, उस संदेशवाक की हत्या कर दी। और तब बाबूजी को पता चल गया कि हमारा जो बहनोई है जिंदराव वो तो हमसे नाराज है। अब इस संदेशवाक के माध्यम से इस जिंदराव को यह पता चल गया कि इसकी शादी कब है बाबूजी की। अब
जिस दिन बाबूजी की अमरकोट में शादी हो रही थी, कहां पर हो रही थी? अमरकोट कहां पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में। किसके साथ? फुलंदे के साथ। उसी दिन क्या है कि ये जायल का जो जागीरदार था जिंदराव खिंची, ये कहां आता है? कोल्लूमंड में। और कोल्लूमंड में आकर इस देवली चारनी की गायों पर आक्रमण करता है, और गायों पर आक्रमण करके इसकी गायें ले जाता है। और गायें कहां ले जाता है? देंचू गांव में। और देंचू गांव कहां पड़ता है मित्रों? ये पड़ता है जोधपुर में। तो देंचू गांव जोधपुर में इसकी गाय ले जाता है कौन? ये जिंदराव खिंची। अब देवली चारनी कहा जाएगी भाई? तो देवली तो किसके पास जाएगी? बाबूजी के पास। अब देवली यहां से कहां जाती है? बाबूजी के पास जाती है। कहां? अमरकोट में। और बाबूजी के उस समय क्या चल रहे थे? फेरे चल रहे थे। क्या चल रहे थे मित्रों? फेरे। और कितने फेरे ले लिए थे बाबूजी ने? बाबूजी ने उस समय 3.5 फेरे लिए थे। कितने लिए थे? 3.5 फेरे। अर्थात अपने अंतिम फेरे में थे बाबूजी, चौथे फेरे में। और जैसे 3.5 फेरे पूरे किए बाबूजी ने, उसी समय अचानक देवली है वो विवाह स्थल पर पहुंचती है। और विवाह स्थल पर पहुंचकर बाबूजी से कहते हैं, बाबूजी रुको, फेरे तो बाद में लेना, पहले आपका जो बहनोई है जिंदराव खिंची, वो मेरी आज गायें चुरा कर ले गए हैं, और आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करोगे, तो इसलिए आप मेरे साथ चलो। कहां? देंचू गांव चलो और मेरी गायें छुड़ा कर लाओ। तो बाबूजी कहते हैं भाई थोड़ा सा धीरज रख तू, यानी 3.5 फेरा तो हो गया मेरा, 4 फेरे तो लेना है, थोड़े से तू धीरज रख ले, जो मेरा 4 फेरो पूरा उसी, और मैं तेरे से आगे चलूंगा। इस प्रकार बाबूजी ने देवली ठीक है मैं तेरी रक्षा करसू, लेकिन अब 2 फेरो और ले लूं। तो लेकिन देवली चारनी है मना कर दे, नहीं मैं तो अब की अब मेरी बैग की बैग गाया छुड़ा के ले, वो 4थो फेरो बीच में रहना चाहिए। तो इस प्रकार वहां पर क्या बाबूजी के जो ससुर थे, वो ससुर कौन थे? दल्ले सिंह थे, सॉरी सूरज सिंह सोडा है। वो कहते हैं कि देवली ये क्या बचपना कर रही है तुम, मेरी बेटी के फेरे तो पूरे हो जाने थे, 3.5 फेरे हो गए हैं, 4थे फेरे में है, जैसे ही 4था फेरा पूरा होगा तो बाबूजी को ले जाना, और यदि तुम्हें तेरी गायें चाहिए तो मैं तुझे दुगुनी गायें देने के लिए तैयार हूं, और उससे अधिक पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी के फेरे पूरे हो जाने थे। आधे फेरे की तो बात है, 4थे फेरे में है वो, लेकिन देवली नहीं मानती है। जब देवली नहीं मानती है तो बाबूजी है यहां से 20 फेरों में उठकर, अर्थात 3.5 फेरों में उठकर कहां आते हैं? इस देंचू गांव में जाते हैं, और देंचू गांव में अपने साथियों के साथ जाते हैं। वो साथी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल। चांदा, डेमा, हरमल, इन 3-4 साथियों के साथ है बाबूजी जाते हैं 20 फेरों से उठकर, और 20 फेरों से उठकर कहां जाते हैं? देंचू गांव जोधपुर में जाते हैं। और देंचू गांव जोधपुर में यह घटना है 1276 ईस्वी की, 1276 ईस्वी की। और 1276 ईस्वी में अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची के साथ क्या करते हैं? युद्ध। और भयानक युद्ध में जो बाबूजी राठौड़ है वो यहीं पर क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देंचू गांव जोधपुर में 1276 ईस्वी में अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची के साथ देवली चारनी की गायों को छुड़ाते हुए बाबूजी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो इनकी क्या छोटी सी स्टोरी है, यानी बाबूजी है वो वीर गति को प्राप्त कैसे हुए थे? अपने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ 1276 ईस्वी में देंचू गांव जोधपुर में देवली चारने की गायों को छुड़ाते हुए युद्ध किया, और यहीं पर क्या हो गए? वीर गति को और ये प्राप्त हो गए, और यहीं पर इनकी क्या बनी? भाई समाधि बनी है। तो ये तो इनकी छोटी सी है कथा। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो बाबूजी से संबंधित पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो इसी में अब नेक्स्ट आता है कि जो बाबूजी है इनका मुख्य मंदिर कहां है? बाबूजी का मुख्य मंदिर कहां पर बना है? तो इनका मुख्य मंदिर, इनके जन्म स्थान कहां था? कोल्लूमंड में। तो पूछ ले बाबूजी का मुख्य मंदिर कहां है? तो कोल्लूमंड गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। पूछ ले बाबूजी की समाधि कहां बनी है? इनकी समाधि कहां है? तो इनकी समाधि है देंचू गांव। देंचू गांव कहां पड़ता है मित्रों? जोधपुर में। तो बाबूजी की समाधि कहां है? देंचू गांव जोधपुर में। नेक्स्ट है इनका अन्य मंदिर। बाबूजी का एक अन्य मंदिर भी है, वो कहां है? आहड़। और आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। बाबूजी का अन्य मंदिर कहां है? आहड़, उदयपुर में।
पूछ ले कि बाबूजी का मेला है वो प्रति वर्ष कब लगता है? बाबूजी का मेला प्रति वर्ष कब लगता है बताओ मित्रों? तो वो लगता है चैत्र अमावस्या को। बाबूजी का मेला है वो प्रति वर्ष किस तिथि को लगता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा बाबूजी का बोध चिन्ह, कि बाबूजी का बोध चिन्ह क्या था। तो देखो तीन लोग देवता आते हैं हमारे, एक तो तेज जाति आते हैं, एक बाबूजी आते हैं, गोगा जी आते हैं, तीनों के बोध चिन्ह पूछ जाते हैं अक्सर। तो इनका बोध चिन्ह क्या था? इनका बोध चिन्ह था भाला लिए अश्वरोही योद्धा तथा बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी। और तेजा जी का क्या था? सबको पता है, जीभ पर सर्प दंशित। और गोगा जी का जो बोध चिन्ह वो आता है पत्थर पर सर्प की आकृति। तीनों को देखेंगे अलग अलग। तो इनका बाबूजी का जो बोध चिन्ह है वो था भाला लिए अश्वरोही योद्धा तथा बाईं तरफ झुकी पगड़ी। बाबूजी का बोध चिन्ह पूछे तो क्या है? भाला लिए अश्वरोही योद्धा, घोड़े पर सवार और बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी, इनका बोध चिन्ह दर्शाया गया है। इनके सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी का नाम आए तो चांदा, डेमा, हरमल, एक सलजी सोलंकी थे। तो इनके सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, सलजी। बाबूजी की मृत्यु कैसे हुई थी? सबको पता है 1276 ईस्वी में देवली चारने की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये हो गए सहयोगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले किस लोक देवता को दिया जाता है मित्रों? वो दिया जाता है बाबूजी राठौड़ को। तभी तो ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में किस लोक देवता की फड़का वाचन होता है? बाबूजी की फड़का वाचन होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए थे कौन? बाबूजी। लेकिन जो बाबूजी है वो सबसे पहले ऊंट कहां से लेकर आए थे? तो बाबूजी ऊंट है सबसे पहले सिंध प्रांत से। सिंध प्रांत कहां पड़ता है? पाकिस्तान। सिंध प्रांत से ऊंट लेकर आए बाबूजी। सबसे पहले ऊंट कहां से लेकर आए? सिंध प्रांत से। अच्छा क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबूजी ने ऊंट लाकर राजस्थान में सबसे पहले किसे दिए? तो बाबूजी ने ऊंट लाकर सबसे पहले किसे दिए भाई? तो सबसे पहले बाबूजी ने ऊंट लाकर रायका या रेबारी जाति को दिए। तो बाबूजी ने ऊंट सबसे पहले रायका या रेबारी जाति को दिए, रेबारी जाति को लाकर दिए। तो देखो सबसे पहले सिंध प्रांत से ऊंट कौन लेकर आए? बाबूजी। और बाबूजी ने ऊंट लाकर सबसे पहले किस जाति को दिया? अच्छा क्वेश्चन है, रायका या रेबारी जाति को। बाबूजी ने ऊंट लाकर किस जाति को दिए? रायका या रेबारी जाति को। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है? रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है मित्रों? वो भी बाबूजी राठौड़ है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बाबूजी किन किन जातियों में लोकप्रिय थे? तो बाबूजी किन किन जातियों में लोकप्रिय थे भाई? तो एक तो आई गई रायका या रेबारी। इसके अलावा भी पूछ ले कि इस रायका या रेबारी जाति के अलावा बाबूजी किन जातियों में लोकप्रिय थे? तो वो इसके अलावा आता है एक आपका भील, एक आता है नायक। भील व नायक, नायक को बोलते हैं थोरी जाति। तो बाबूजी रायका या रेबारी जाति के अलावा भी किस में लोकप्रिय थे? तो वो थे भील व नायक या थोरी जाति में भी लोकप्रिय थे। अब देखो एक मुसलमानों की जाति आती है। मुसलमानों की जाति कौन सी आती है? मेहर जाति। कौन सी आती है? मेहर जाति के मुसलमान। तो बाबूजी किन मुसलमानों में लोकप्रिय थे?
तो पाबूजी मेहर जाति के मुसलमानों में लोकप्रिय थे। देखो दो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, एक तो ऐसे लोक देवता जो कायम खानी मुसलमानों में लोकप्रिय थे, एक ऐसे लोक देवता जो मेहर जाति के मुसलमानों में लोकप्रिय थे। दो क्वेश्चन आपके सामने। तो वो लोक देवता जो मेहर के मुसलमानों में लोकप्रिय थे वो कौन है? पाबूजी राठौड़। और वो लोक देवता जो कायम खानी मुसलमानों में लोकप्रिय थे वो कौन है? गोगाजी चौहान, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार वापस देखिए, जितना पढ़ा उसको रिपीट कीजिए। इनका मुख्य मंदिर अर्थात पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंडी जोधपुर में। इनकी समाधि बताओ कहाँ है? देचू गांव जोधपुर में। इनका अन्य मंदिर कहाँ है राजस्थान में? आहड़ उदयपुर में। पाबूजी का मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना। इनका बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वरोही योद्धा तथा बाईं तरफ झुकी पगड़ी। इनके सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल व सलजी। इन्हें सोलंकी भी कहते हैं, सलजी सोलंकी लगते हैं आगे। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किस देवता को देते हैं? पाबूजी को। और पाबूजी ने सबसे पहले ऊंट कहां से लेकर आए? सिंध प्रांत से। और किसे दिए? रायका या रेबारी जाति को। इसलिए रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है? पाबूजी राठौड़। पाबूजी रायका या रेबारी जाति के अलावा किस में लोकप्रिय है? भील व नायक या थोरी जाति में। मुसलमानों की कौन सी जाति पाबूजी की पूजा करती है? मेहर जाति है, वो पाबूजी की पूजा करती है। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं इनके बारे में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। पाबूजी से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको आज इस क्लास में हम करेंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गहराई से जुड़े रहिए श्री राम के साथ। हाँ, अब देखो नेक्स्ट, अब आते हैं इनकी फड़के क्वेश्चन। जिस प्रकार कल हमने फड़के क्वेश्चन किए थे रामदेव जी के, आज फड़के क्वेश्चन किसके करते हैं? पाबूजी के। फड़ क्या होती है? किसी भी कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन को चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। अब देखो पाबूजी की फड़का वाचन, पाबूजी की फड़का वाचन, पाबूजी की फड़का वाचन। पाबूजी की फड़का वाचन कौन करते हैं भाई? प्रश्न आ जाए। जिस प्रकार रामदेव जी की फड़का वाचन कौन करते थे? कामड़िया जाति के भोपे। उसी प्रकार पाबूजी की फड़का वाचन कौन करते हैं? इनकी फड़का वाचन करते हैं नायक या थोरी जाति के भोपे। पाबूजी की फड़का वाचन कौन करते हैं? नायक या थोरी जाति के भोपे हैं, वो पाबूजी की फड़का वाचन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फड़के वाचन में, फड़के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, फड़के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र। जब हम पाबूजी की फड़का वाचन करते हैं उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कल चर्चा की थी हमने, कौन सा बजाया जाता है? रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता। तो देखो रामदेव जी की फड़ और पाबूजी की फड़, इन दोनों ही फड़ों के वाचन में एक ही वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो कौन सा है? रावण हत्ता। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें 9 तार होते हैं वो होता है रावण हत्ता। डिटेल में चर्चा करेंगे हम जब हमारे लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तो फड़के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? राजस्थान में सभी देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किस देवता की है? वो है पाबूजी राठौड़ की। किसकी है? पाबूजी राठौड़ की। सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी राठौड़ की। आपको ध्यान रखना है। अब देखो पाबूजी के गाए जाते हैं पावड़े, पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। पावड़े कहते हैं कथा को, तो पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं, यानी दोहों के रूप में, दोहों के रूप में पाबूजी की जीवनी गाई जाती है, उसे कहते हैं पावड़े। इन्हें पवाड़े भी बोलते हैं। तो पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। तो आप ये बताओ कि जब पाबूजी के पावड़े गाते हैं, उन पावड़े गाते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? पाबूजी के पावड़े गाते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पाबूजी के पावड़े गाते समय मित्रों माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? माठ वाद्य यंत्र। मिट्टी से बिना एक ताल या अवनद वाद्य यंत्र है माठ। तो
माठ वाद्य यंत्र है वो बाबूजी के पावड़े गाते समय बजाया जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए बाबूजी है वो अछूतों के उदाहरक थे। किसके थे? अछूतों के उदाहरक थे। और इनके 7 सहयोगी, 7 सहयोगी, कितने? 7 सहयोगी जो थोरी जाति के थे। किसके थे? थोरी जाति के थे, वो अछूत थे। तो बाबूजी अछूतों के भी उदाहरण माने गए हैं, 7 सहयोगी थोरी जाति के थे। अब जो ये थोरी जाति है, ये थोरी जाति है पाबू धनीरी वाचना का यश करती है। पाबू धनीरी वाचना का यश थोरी जाति गाती है। बाबूजी के जीवन से संबंधित पाबू धनीरी वाचना का यश कौन सी जाति गाती है? थोरी जाति। अब जब थोरी जाति पाबू धनीरी वाचना का यश गाती है तो उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाबूजी से संबंधित 3 वाद्य यंत्र आपको याद करने पड़ेंगे। कितने? 3 वाद्य यंत्र। कैसे? देखो, एक तो बाबूजी की फड़के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणता, याद आ जाएगा। बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ वाद्य यंत्र, याद आ जाएगा। और बाबूजी की पाबू धनीरी वाचना का जब यश गाती है थोरी जाति तो उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो मित्रों बताओ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उस समय सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा? सारंगी। तो तीनों वाद्य यंत्र एक बार फिर देखिए। बाबूजी की फड़के वाचन में तो कौन सा? रावण हत्ता। बाबूजी के पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र। और बाबू धनीरी वाचना का यश गाते समय थोरी जाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? सारंगी। कौन सा बजाती है? सारंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबूजी के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया भाई, पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू प्रकाश ग्रंथ। बाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा भाई? वो लिखा आसिया मोडजी ने। किसने लिखा? आसिया मोडजी ने। बाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? आसिया मोडजी ने। किसने की? आसिया मोडजी ने बाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। एक है पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद ये किसने लिखा? पाबूजीरा छंद लिखा बिट्ठू मेहा ने। किसने लिखा? बिट्ठू मेहा ने। पाबूजीरा छंद किसने लिखा मित्रों? बिट्ठू मेहा ने लिखा। एक अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि बाबूजी है, इन बाबूजी की याद में एक मारवाड़ में नृत्य किया जाता है। बाबूजी की याद में मारवाड़ में एक नृत्य किया जाता है। तो बाबूजी की याद में मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? बाबूजी की याद में मारवाड़ में, बाबूजी की याद में मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बाबूजी की याद में मारवाड़ में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा? थाली नृत्य। थाली बजाकर थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी की याद में मारवाड़ में थाली नृत्य किया जाता है बाबूजी के मेले में, अधिकांशतः क्षेत्र अमावस्या के दिन। तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि थाली नृत्य है वो किस लोक देवता की याद में किया जाता है? थाली नृत्य बाबूजी की याद में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। थाली नृत्य किस लोक देवता की याद में होता है? बाबूजी की याद में। तो इस प्रकार हमारे बाबूजी को यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक बार वापस इसको हम रिपीट करते हैं। देखो, बाबूजी की फड़का वाचन कौन करते हैं? नायक या थोरी जाति के गोपे। फड़के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र बताओ मित्रों? रावण हत्ता। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की है। बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? माठ। और अछूतों के उदाहरक थे। कितने सहयोगी थे इनके? थोरी जाति के 7 सहयोगी थोरी जाति के अछूत थे। और थोरी जाति पाबू धनी वाचना का यश गाती है उस समय बताओ मित्रों कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? सारंगी। बाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? आसिया मोडजी ने लिखा। बाबूजीरा छंद किसने लिखा? बिट्ठू मेहा ने लिखा। मारवाड़ में बाबूजी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा जो बाबूजी राठौड़ है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास से सभी को समझ आएगी। धन्यवाद।